हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट पार्ट अकाउंट्स का, जो लास्ट बुक है आपका, जिस बुक से आपका 20 मार्क्स का कवरेज है। फिक्स 20 मार्क्स आपका यहाँ से आएगा, मतलब पार्टनरशिप और इशू ऑफ शेयर वगैरह और इशू ऑफ डिवेंचर मिला के 60 मार्क्स उधर से आता है और 20 मार्क्स आता है आपका इस बुक से, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 20 मार्क्स तो आपका प्रैक्टिकल से आएगा। तो इस बुक में क्या क्या टॉपिक है और कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार मैं आपको जल्दी से बता दूं। इस पूरे बुक में आपका मेनली 4 पार्ट है, 4 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेगा। तो पहला तो हमारा आज का ही जो चैप्टर वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। एक तो यही है आपका कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का मेन पर्पस आपको कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसको समझाना, जो उसका पीएल अकाउंट या उसका जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनता है। अभी तक जो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है या जो बैलेंस शीट बनाया है, वो मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का है। बट इन रियल वर्ल्ड कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल डिफरेंट होता है उससे। तो वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। अगर इसके मार्क्स वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिलेगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स वाले कैटेगरी में। तो इसका वेटेज आप 3 मार्क्स या 4 मार्क्स तक मान सकते हो। कभी कभी एमसीक्यू भी मिल जाता है। दूसरा जो आपका है वो भी बहुत इजी चैप्टर है और वो भी इसी चैप्टर पे बेस्ड है, मतलब इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है। उसका नाम है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। इसमें से भी आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट के ऊपर ही बेस्ड होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अकाउंटिंग रेशियो। शॉर्ट में इसको रेशियो भी कहते हैं हम लोग, अकाउंटिंग रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 मार्क्स का तो रहेगा ही, 6 मार्क्स तक जा सकता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3-4 मार्क्स में और उसके अलावा एमसीक्यू में 2 मिल जाएगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो है सीएफएस, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप मान के चलो 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक जाएगा। पहले तो फिक्स होता था कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन, बट कभी कभी 6 मार्क्स तक भी आता है। तो ये ऑन एन एवरेज आपका जो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से है। तो ये सारे चैप्टर्स बहुत ही ईजी हैं और बहुत स्कोरिंग है, इनको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी और समराइज मैनर में करा दूंगा रिवीजन। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं भी कर रखा है तो इतना भी कर लोगे तो भी आप 20 में 10-12 मार्क्स तो आराम से स्कोर करके आओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें इसको। ओके, हमारा आज पहला चैप्टर ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। अब देखो, जो कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट ने कंपनी को कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, किस फॉर्मेट में बनाना है, वो फॉर्मेट यहाँ पे दिया है। अब आपको पहला लाइन तो यही याद रखना है कि ये बात कंपनीज एक्ट में कहाँ बोली गई है। ठीक है, तो ये बात बोली गई है शेड्यूल 3 में। अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ तो आप यहाँ देखो, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये बात बोली गई है। ठीक है, सेक्शन वगैरह आपको कोट करने की जरूरत नहीं है, आपको शेड्यूल याद रखना है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है और पार्ट 2 में इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में बेसिकली सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है। उसमें होता क्या क्या है तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स, बैलेंस शीट तो रहेगा ही, जो फाइनेंशियल पोजीशन इंडिकेट करता है वो तो रहेगा ही, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी रहेगा, जो इनकम स्टेटमेंट है वो भी रहेगा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और आएगा, नया चीज आपके लिए, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आएगा। ठीक है, ये भी नया आपके लिए। हालांकि ये आपको कवर नहीं करना, आपको पढ़ना नहीं है, बट नाम जानना चाहिए आपको। एंड लास्ट है नोट्स टू अकाउंट। तो ये सब मिल के बनता है बैलेंस शीट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बोर्ड मीटिंग में ये सब पेश किया जाता है शेयर होल्डर्स के पास। एनीवे, इसके थ्योरी में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा,
आपको इतना डिटेल थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वही चीज़ पढ़ो जो मैंने यहाँ नोट कराया। आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानने की जरूरत है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आते हैं और क्या क्या उसका हेडिंग है, क्या क्या उसका सब हेडिंग है। आपको बस उसका नाम याद है, पूरा फॉर्मेट आपको याद नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा पर्टिकुलर आइटम बैलेंस शीट के किस हेड में जाएगा और या किस सब हेड में जाएगा। क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जो एग्जाम का क्वेश्चन है पूछा हुआ। अब देखिए, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा है एसेट्स। ठीक है, अब पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, तो नेम ऑफ कंपनी यहाँ मेंशन होगा, बैलेंस शीट किस डेट को बना है वो यहाँ मेंशन होगा। ये इसका परफॉर्मा होता है। जब भी बनता है बैलेंस शीट तो एक तो करंट ईयर का डाटा होता है, एक प्रीवियस ईयर का भी डाटा होता है, मतलब हमेशा 2 साल का डाटा ही शो करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके दोनों साल का डाटा दिया रहेगा तो दोनों साल फिल करते हैं, अदरवाइज जिस साल का रहता है मान लेते हैं वो करंट ईयर है, करंट ईयर का ही फिल करते हैं। हालांकि पूरा बैलेंस शीट आपको बनाने को कभी नहीं मिलेगा, ये बना बनाया ही मिलेगा आपको। ठीक है, आपको इसमें से 1-2 आइटम कभी कभी पूछा जा सकता है, जैसे कैपिटल, रिजर्व, इन सब के बारे में बात किया जा सकता है। तो एक पार्ट तो हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर में ही कर लिया था कि शेयर कैपिटल का कितना पार्ट है, कैसे शो करते हैं, वो सब चीज़ उसी टाइप का बाकी सब में भी आ सकता है। और इसमें से कौन कौन सा नहीं करना है वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, सीबीएसई ने किस किस चीज़ को इग्नोर करने को कहा है आपको। चलिए, फॉर्मेट ऐसे ही बनाओगे। ये सबसे पहला हेडिंग होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसी तरीके से लिखोगे बोल्ड में। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। दूसरा है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें होती हैं, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आपको नहीं कवर करना। ठीक है, तो हम लोग को यही 2 चीज पढ़ना है, एक मैंने करा रखा है, एक यहां पे कर लेंगे। इनका नोट नंबर यहां आ जाएगा, अमाउंट यहां आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो जो नहीं करना मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। थर्ड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में टोटल 4 आइटम है। पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और चौथा है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 सब हेडिंग्स होते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी में। इसको एक एक करके हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले मैं हेडिंग और सब हेडिंग करा दूं आपको। अगला जो हेडिंग है आपका वो है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में अगेन 4 सब हेडिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब देखो याद रखना बहुत ईजी है, टोटल 4 हेडिंग्स हैं, इसको कह लो हेडिंग, और ये सब हो गए सब हेडिंग्स। टोटल 4 हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये तो आपका काम का है नहीं, तो 3 ही हेडिंग आपको याद रखना है। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी। इन्हीं 3 में से क्वेश्चन आएगा। अब पहले हेडिंग में 3 सब हेडिंग आपको याद रखना है, तीसरा तो आता ही नहीं, 2 ही सब हेडिंग आपको याद रखना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इस वाले हेडिंग में चारों सब हेडिंग में आपका ये नहीं आएगा, डिटेल नहीं पूछा जाता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग आ सकता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग इसका लिस्ट आपको याद रखना है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ इस लिस्ट में फॉल नहीं करता है तो वो आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। और अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो उसके लिए एक अलग सा सब हेडिंग ही है। सेम लॉजिक आप करंट लायबिलिटी में भी लगा सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का थोड़ा लिस्ट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। ट्रेड पेबल में 2 आइटम होता है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एक होता है आपका वो डेटर और क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज अगर इन दोनों में फॉल नहीं किया तो अदर करंट लायबिलिटीज है, और अगर प्रोविजन है तो उसके लिए एक अलग सा सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से। ठीक है, तो आई होप इसमें परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला जो आपका मेन हेडिंग है एसेट्स, अगला कैटेगरी में। अब एसेट्स में कितने हेडिंग है, सब हेडिंग वो भी देख लेते हैं। एसेट्स में पहला है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में टोटल कितने आइटम है, पीपी,
इसको शॉर्ट में ना पीपीई भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पीपीई एंड इनटैंजिबल एसेट्स। फिर पहला हेडिंग ही आपका सब हेडिंग है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स, ये पहला सब हेडिंग। उसके अंदर कौन कौन सा हेडिंग है, तो पीपी पहला तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही हो गया, दूसरा इंटैंजिबल एसेट्स, ये दोनों तो हेडिंग में ही नाम है, ये तो उसका सब हेडिंग भी याद रहेगा आपको। बस एक याद रखना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अगर कोई पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर कोई इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो कहलाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे ये एग्जाम में कम ही चांस है पूछने का, नहीं आएगा। फिर इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कहोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बट अगर कोई पेटेंट, ठीक है, कोई फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में जो एक खर्चा लग रहा है उसको भी तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा, वो कहलाएगा इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब अगर टैंजिबल एसेट्स के डेवलपमेंट में कुछ खर्चा लग रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, और इंटैंजिबल में लग रहा है तो इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। वैसे इन दोनों में से क्वेश्चंस नहीं आते, मेन यही दोनों याद रखना आपको। नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ये भी आपको नहीं आते एग्जाम में, आपके इस पोर्शन में नहीं है, वैसे इसके बारे में शॉर्ट में बात कर लेंगे आगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पे लोन लेने वाला नहीं, लोन देने वाला है एसेट्स के तौर पे, अगर लॉन्ग टर्म नेचर है तो यहाँ आएगा। और लास्ट अदर नॉन करेंट एसेट्स। अब इन सब हेड में आप एक बात नोट करोगे, अदर नॉन करेंट या अदर करेंट करके एक मिलेगा आपको, उसको कहते हैं रेसिडुअरी हेड। मतलब अगर कोई इन सब में फॉल नहीं किया ऊपर वाले में तो लास्ट वाले में फॉल कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट एसेट्स, जो मेन हेडिंग है। इसमें आपको टोटल मिला के 6 सब हेडिंग याद रखना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखो पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ देखो इस एसेट्स में मेनली 2 ही हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में कितने सब हेडिंग है वो याद रखना है, और करंट एसेट्स में कितने सब हेडिंग है वो याद रखना है। अब इसको मैं जरा 1 बाय 1 आगे बता दूंगा आपको, पर उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो सीबीएसई का सर्कुलर है जिसके अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स हैं जो हम लोग को नहीं पढ़ना, तो ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपका इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, मतलब इससे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा आपका। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अगर आपके पास बुक है आपके पास में तो अभी इसको वहाँ पे काट दो, पेंसिल लेके वहाँ पे काट दो, ताकि रिवाइज करने के टाइम उसको बार बार पढ़ना ना पड़े आपको। शेयर एप्लीकेशन मनी या पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नहीं आएगा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं पढ़ना आपको। कॉपीराइट एंड पेटेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये सब नहीं करना आपको। डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं है। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, वो भी नहीं करना है। ट्रीटमेंट ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस नहीं करना है। एंड लास्ट कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। बट एग्जाम में ना क्वेश्चन आया है कंटीजेंट के ऊपर, इसलिए मैं कहूँगा कंटीजेंट के ऊपर देख जरूर लेना, कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस करके आप छोड़ नहीं सकते, आपको बनाना ही पड़ जाता है। बट मेनली इन सब चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आया, कम से कम ये 10 आइटम तो आप इग्नोर हो ही जाएगा। ठीक है, चलो इसको 1 बाय 1 देखें। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहला है शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया है इशू ऑफ शेयर में। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ देखो, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप, देन कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। फॉर्मेट भी सेम है जैसा आप लोग वहाँ किए, उसे मैंने शॉर्ट में बस यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अदरवाइज बेहतर तरीके से हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं। तो हम लोग सीधा आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये आपका रिविजनरी वीडियो है, इसलिए बहुत डिटेल में यहाँ पे आप उम्मीद करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट हाँ जितना मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको 1 बार नहीं 2 बार में देख लो, 2 बार सेम वीडियो को देख लो तो भी आपका ये क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो, 1 बार देख के डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
रिजर्व एंड सरप्लस, इस हेडिंग के बारे में समझ लो, इसमें क्या क्या आएगा। तो हम लोग को मीनिंग डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हम लोग को बस इन आइटम्स पे फोकस करना है। एग्जाम में मेनली इन्हीं सब में से क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को, या एक दो थोड़ा बहुत हटके, ज़्यादा अलग नहीं मिलता। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में जो कैपिटल रिजर्व है वो कवर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ कोर्स वो कवर होगा, कैपिटल रिडम्पशन जहां भी आपको रिजर्व दिख जाना वो तो कवर होगा ही होगा। इसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाँ, नया चीज क्या मिला आपको, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो ईसॉप वगैरह पढ़े थे उससे रिलेटेड है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी यहाँ पे कवर होगा। फिर लास्ट अदर रिजर्व। अब अदर रिजर्व में कुछ भी आ सकता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नेचर ऑफ ईच रिजर्व एंड द अमाउंट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। बहुत सारे रिजर्व, जहां भी रिजर्व लगा वो यहाँ आ जाएगा। एंड लास्ट सरप्लस। सरप्लस मतलब पीएल अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आएगा ही, लॉस भी यहीं आता है। कैसे आता है देखो यहाँ पे, अगर डेबिट बैलेंस है सरप्लस का, ठीक है, तो वो भी शो करेंगे इसी में, बट एज अ नेगेटिव फिगर अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, अकाउंट्स में नेगेटिव कैसे दिखाते हैं, तो ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। जो भी अमाउंट है आप उसको ब्रैकेट में दिखा दो, वो नेगेटिव है, माइनस मत दिखाना, ठीक है। मान लो 10,000 है तो ऐसे नहीं दिखाओगे, ये गलत हो जाएगा, आप ऐसे लिखोगे 10,000, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। Similarly, the balance of reserve and surplus after adjusting negative balance of surplus, if any, shall be shown under the head reserve and surplus, even if the resulting figure in the negative, ठीक है। नेगेटिव रहेगा तो भी आपको प्लस माइनस को एडजस्ट करके जो भी फिगर बच जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट नॉन करेंट लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आता है नॉन करेंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग, DTL डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग को पहले देख लें। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या बोलता है, ऐसा बोरिंग जो 12 मंथ से ज़्यादा हो, ठीक है। ऑब्वियसली वही लॉन्ग टर्म बोरिंग है। इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला बॉन्ड्स डिबेंचर जो हम लोग अभी करके आए हैं, देन टर्म लोन। टर्म लोन बैंक से भी हो सकता है या कोई अदर पार्टी से भी हो सकता है, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स जो 12 महीने से ज़्यादा का हो, ये डिबेंचर जैसा ही होता है, बट ये स्मॉल लेंडर्स होते हैं, ये लोग पब्लिक डायरेक्ट पब्लिक से लेते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट होता है 20,000 के आसपास का, ये स्पेसिफिक लिखा रहेगा पब्लिक डिपॉजिट। और टेन्योर पे ध्यान देना, 12 महीने से ज़्यादा है तो ही जाएगा यहाँ पर। लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सब्सिडरीज, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट, बिजनेस वेंचर, ठीक है। अगर मान लो कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% शेयर अक्वायर कर लेती है ना, तो वो कंपनी उसका सब्सिडरी माना जाता है, और जो अक्वायर करता है वो होल्डिंग कंपनी माना जाता है। तो होल्डिंग से लिया हुआ लोन वो आ जाएगा, या किसी एसोसिएट मतलब 20% का शेयर इन्वेस्टमेंट है तो एसोसिएट का माना जाता है वो, या कोई बिजनेस वेंचर आपने शुरू किया है वो, वहां से पैसा अगर आपने उठाया है तो वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा लोन्स एंड एडवांसेज में। अदर लोन्स एंड एडवांसेज में इनके अलावा कोई भी दिख जाता है आपको लोन्स एंड एडवांसेज 12 महीने से ऊपर, वो यहाँ आ जाएगा, नेचर स्पेसिफाई कर देना। लेकिन अब बोरिंग्स को फर्दर हम लोग सब क्लासिफाई करते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में। सिक्योर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है वो, और कोई हो सकता है कि विदाउट एसेट ही सिक्योर्ड हो वो भी। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, बस 12 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। विद लोन हैव बीन गारंटेड बाय डायरेक्टर्स या अदर्स, कभी कभी गारंटेड होता है लोन, डायरेक्टर्स गारंटी लेता है कि हम इसका चुका देंगे अगर ये नहीं दिया तो, वो भी आ जाएगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब इसमें कवर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वैसे तो आपका कवर नहीं है, पर मैंने आपके समझने के लिए, कई बार बच्चे पूछते हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके समझने के लिए क्या होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो देखो शॉर्ट में अगर बताएं तो इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टैक्स लेविड ऑन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम अंडर व्हेन टैक्सेबल इनकम इज लेस देन अकाउंटिंग इनकम, तो DTL क्रिएट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए।
जैसे एक बड़ी सी जो कंपनी होती है ना, जो पब्लिक कंपनीज, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करना पड़ता है वो अलग अलग लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ता है। जैसे एज पर कंपनीज एक्ट उसके अकॉर्डिंग बनाएगा, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलग अकाउंट्स बनता है, एज पर ईपीएफ एक्ट अलग अकाउंट्स बनता है, अलग अलग तरह के एक्ट हैं एज पर जो जो एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे सेबी का रेगुलेशन एप्लीकेबल तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट उसके अकॉर्डिंग अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट का और बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट का। तो इन दोनों का ना अपना अपना लॉ है, अपना अपना अलग नियम है। जैसे कंपनीज एक्ट मान लो कहता है कि किसी एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन, एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रिसिएशन आपको 20% लगाना है तो आपको 20% लगाना होगा। और इनकम टैक्स एक्ट कह सकता है कि उसी आइटम के ऊपर डिप्रिसिएशन 20 नहीं 25% लगेगा तो आपको 25% लगाना पड़ेगा। बट इस अलग पॉलिसी, इस अलग लॉ के वजह से दोनों के प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब इसलिए आएगा। तो जिसकी वजह से अगर मान लीजिए आपका कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लॉस दिख रहा है या कम प्रॉफिट दिख रहा है, अब क्या करोगे? तो इनकम टैक्स तो पे करोगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट वाले बुक्स के अकॉर्डिंग। वही बात यहाँ कह रहा है कि मान लो जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, ठीक है, डिफरेंस आता है बिटवीन अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एंड टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ठीक है, और टैक्सेबल इनकम जो है वो कम है अकाउंटिंग इनकम से, मतलब कंपनीज एक्ट में ज्यादा इनकम दिखा रहे हो और इनकम टैक्स एक्ट में कम इनकम दिखा रहे हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात आप कम इनकम टैक्स पे किए होगे। तो यहां पे इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपका ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी माना जाएगा। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग इनकम अगर ज्यादा होता है टैक्सेबल इनकम से तो क्या क्रिएट होता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और अगर अकाउंटिंग इनकम कम होता है टैक्सेबल इनकम से तो क्रिएट होता है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट का मानना है कि आज नहीं दिए टैक्स कोई बात नहीं, बाद में बन ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिफरेंस खत्म होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को भी दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब जो हमारा बिजनेस जो करते हैं उसमें जो उधार होता है उसके बारे में, पर यहाँ पे वो जो पेबल है वो 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ये याद रखना। ये जो ट्रेड पेबल है मोर देन 1 ईयर का है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। 1 साल से कम वाले के लिए बात नहीं हो रहा है। यहाँ भी सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल होगा, पर 1 साल से ज़्यादा वाला। वैसे ये रेयरली देखने को मिलेगा, पर हम यहाँ पे मेंशन किया हुआ था तो मैंने यहाँ पे दे दिया। मेनली 1 साल से कम का होता है जो आप समझ रहे हो, बट कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो ये आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोई अदर पेबल हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, वो आ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम है पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और डिबेंचर अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करते हो तो वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगर गुड्स रिपर्चेज करते हो आफ्टर 12 मंथ्स ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, वो भी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कभी कभी ऑपरेटिंग साइकिल 12 में 15 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन जो 12 महीने से ज्यादा का हो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, एम्प्लॉयज बेनिफिट हो गया, प्रोविजन फॉर वारंटीज एटसेट्रा। ठीक है, मेनली एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ ग्रेचुटी, एम्प्लॉय बेनिफिट, ईपीएफ वगैरह वो सब इसमें कवर हो जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। या कभी कभी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं उसके ऊपर वारंटी देते हैं 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का। ये 3 साल में प्रोडक्ट खराब होता है तो हम रिप्लेस कर देंगे। वो सब का प्रोविजन जो आप क्रिएट करते हो वो सब भी यहीं पे कवर होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है करंट लाइबिलिटीज का। इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट करंट लाइबिलिटीज वो है जो कि 12 महीने के अंदर सेटल हो जाता है या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाता है, जो नॉर्मली 12 महीने का ही होता है। अब इसका प्राइमरी पर्पस होता है ट्रेडिंग करना।
ठीक है, मेनली ट्रेडिंग करने के लिए ये सब चीज़ हम लोग लेते हैं। चलिए आगे देखिए, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग में। शॉर्ट टर्म बोरिंग जैसे बैंक से ले सकते हो या किसी लोकल पार्टी से भी ले सकते हो, बट 12 महीने से कम का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, कैश क्रेडिट लिमिट हो सकता है, ठीक है, या फिर लोन फ्रॉम अदर पार्टीज जो 12 महीने से कम का वो हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है 12 महीने से कम वाला, अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफिकली नाम या नेचर मेंशन किया हुआ है, पर वही कंडीशन है 12 महीने से कम का होना चाहिए। ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा मानोगे 12 महीने से कम का है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दिया कि 12 महीने से ज़्यादा का सन्ड्री क्रेडिटर है तो ऊपर चला जाएगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, शॉर्ट टर्म है तो ही यहाँ जाएगा। एंड लास्ट करंट लाइबिलिटीज, इसका लिस्ट याद रखना, इसके अंदर क्या क्या आइटम आता है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, अब ये समझने की जरूरत है आपको। जैसे मान लीजिए आपने कोई डिबेंचर इशू किया 5 साल का या 10 साल का, ठीक है, तो 5 साल का डिबेंचर है तो आपको लगेगा ये लॉन्ग टर्म लोन है, बट 5th ईयर जिस साल ये रिडीम होने वाला है, रिपेमेंट होने वाला, उस साल के लिए ये क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो वही करें, अगर कोई लॉन्ग टर्म डेप्ट है और उसका मैच्योरिटी इसी साल हो रहा है 12 महीने से कम टाइम में, तो वो उस साल के लिए क्या माना जाता है, करंट लाइबिलिटी माना जाता है। लोन 10 साल का है नो डाउट, बट जब रिपेमेंट होना है वहां से कितना टाइम बचा हुआ वो भी हम लोग देखते हैं। अगर वो टाइम 12 महीने से कम है तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, उसको अदर करंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। फिर सेम लॉजिक लगेगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, लॉन्ग टर्म लीज है बट इसी साल मैच्योर हो रहा है तो उसको करंट लाइबिलिटी में ले लोगे। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, अक्रू हुआ है पर अभी ड्यू नहीं हुआ बोरिंग्स के ऊपर, 12 महीने से कम का है, ये भी ले लोगे। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, ये भी 12 महीने से कम का है, ये भी ले लोगे। तो ड्यू हो या नॉट ड्यू हो, 12 महीने से कम है तो यहाँ ले लोगे। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 12 महीने से कम का है वो भी लोगे। अनपेड डिविडेंड, नॉर्मली 12 महीने से कम का ही होता है, उससे पेरेंट्स को सेटल करना पड़ता है, वो भी लेते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, पढ़ा था आपने ओवर सब्सक्रिप्शन में। एप्लीकेशन मनी आ गया, शेयर दिया नहीं आपने, ठीक है, या मान लो कम शेयर दिया, पैसा लौटाना है इंटरेस्ट के साथ, वो यहाँ शो करोगे। अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, कोई डिपॉजिट मैच्योर हो गया है तो उसको उसके सूद समय जो इस साल का जो वापस करोगे वो भी यहाँ शो करोगे। अनपेड मैच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट अक्रूड, जो डिबेंचर मैच्योर हो गया और 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है वो भी यहाँ दिखेगा। कॉल्स इन एडवांस, याद है आपको कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस की बात हो रहा है, वो यहाँ पे शो करोगे अदर करेंट लायबिलिटीज में। फिर अदर पेएबल लास्ट में, इसके अलावा कुछ और मिल जाता है और 12 महीने से कम का है, आपको लगता है कि जाएगा तो यहाँ जाएगा अदर पेएबल में जाएगा, ऊपर किसी हेड में नहीं मैच कर रहा तो यहाँ दिखा देना अदर पेएबल के नाम से। एंड लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, याद है आपको वो सब टाइप का आइटम, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एटसेट्रा, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अच्छा, एक ये दो नोट है आपके पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, इसको चाहो तो डेटर में से घटा के भी दिखा सकते हो बैलेंस शीट में, मतलब ट्रेड रिसीवेबल से घटा के भी दिखा सकते हो। ये दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड, जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो फाइनल डिविडेंड बन गया, बट डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में डिविडेंड प्रपोज करते हैं, अभी उसके ऊपर फैसला होना बाकी है कि देना है कि नहीं देना, प्रपोज किया गया, पास होगा तो ही डिक्लेयर्ड होगा। तो अगर कोई प्रपोज डिविडेंड है तो उसको हमेशा क्या मानोगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी मानोगे। रीजन क्या है कि उसको देना है कि नहीं देना अभी तय नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, तो प्रपोज डिविडेंड कहा जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटी में। इनके ऊपर क्वेश्चन बना है इसलिए मैंने कहा था कंटीजेंट लाइबिलिटी पूछता है कभी कभी, ठीक है। एसेट साइड में बात कर लें तो एसेट साइड में बात करोगे तो नॉन करेंट एसेट्स,
ठीक है, आई थिंक आज हम लोग इस सेशन में इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी वीडियो वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एसेट साइड और इनकम स्टेटमेंट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। ठीक है, विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको एक वीडियो में ही सारा करा दूंगा तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एसेट साइड एंड इनकम स्टेटमेंट को कर लेते हैं। पहले आप इतना को कवर कर लो। ओके।